स्टूडेंट्स, मैं सुनील सैनी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसटोड़, मुजफ्फरनगर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सरफेस केमिस्ट्री और इसका जो सब टॉपिक है वो है कोलाइडल स्टेट। सन 1861 ईस्वी में थॉमस ग्राम साइंटिस्ट ने विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयनों को चर्म पत्र अर्थात पार्चमेंट पेपर से पास आउट करके एक निष्कर्ष निकाला। पदार्थों को इस आधार पर दो भागों में बांटा गया। नंबर एक, क्रिस्टलाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर से बड़ी आसानी से विसरित होता है। इन पदार्थों को क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाब कहा गया। जैसे कि अकार्बनिक लवण जैसे नमक, अम्ल HCl या H2SO4, क्षार, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज आदि, ये सभी पदार्थ बड़ी आसानी से इनका जलीय विलयन चर्म पत्र से विसरित होता है। नंबर 2 है आपका कोलाइड। कोलाइड्स में वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होता या बहुत धीरे धीरे विसरित होता है, उन्हें कोलाइड कहा गया। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, गोंद, एल्बुमिन भी होता है इसके अंदर, जिलेटिन आदि। लेकिन इससे आगे ही ये पता चला कि NaCl यदि जल में सोल्यूबल होता है तो वो क्रिस्टलाब की तरह कार्य करता है, और यदि NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो कोलाइड की तरह कार्य करता है। इसी तरह सोडियम स्टीरेट, जिसे साधारण भाषा में सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं, यदि इसे बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो एक क्रिस्टलाब की तरह कार्य करता है, और यदि इस सोप को जल में डिसॉल्व करते हैं तो एक कोलाइड की तरह कार्य करता है। अब बात ये उठती है यहाँ पे कि हम NaCl को क्रिस्टलाब माने या कोलाइड माने, इसी तरह सोप को क्रिस्टलाब माने या कोलाइड माने। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण थॉमस ग्राम साइंटिस्ट ने दिया था वो गलत है। इसलिए कोलाइड एक अवस्था है, ये किसी पदार्थ का गुण नहीं है, जिसमें किसी भी पदार्थ को उचित परिस्थितियों में लाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली, कोलाइड किसी भी पदार्थ का गुण नहीं होता, ये केवल एक अवस्था होती है जिसमें किसी भी पदार्थ को उचित विलायक में घोलकर लाया जा सकता है। जैसे आपके सामने है NaCl, H2 में घोला तो क्रिस्टलाब है, जबकि बेंजीन में घोला तो कोलाइड है। तो इसलिए सही वर्गीकरण के लिए हम यहाँ पे चलते हैं आधुनिक विचार। आधुनिक विचार में ये कहा गया, जो विलेय के कण होंगे, विलेय के कणों के आधार पर, दैट इज इनका जो साइज होगा कणों का, उनके आधार पर अब 3 प्रकार के विलयन का वर्गीकरण किया गया। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो वास्तविक विलयन में नमक प्लस जल, कोलाइडी विलयन में नमक को यदि हम किस में घोलते हैं, बेंजीन में, तो कोलाइडी विलयन है, और निलंबन मिट्टी प्लस जल, ये निलंबन का उदाहरण है। अब देख लेते हैं इनके जो विलेय के कण हैं उनका जो इसमें आकार होता है वो क्या क्या होगा। इसी के आधार पर हम 3 प्रकार के विलयन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, विलेय के कणों का आकार। वास्तविक विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और निलंबन में विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और जो इसके बीच की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज है, वे कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार सबसे छोटा, निलंबन में सबसे बड़ा, और कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का होता है। नंबर 2, इनकी प्रकृति। वास्तविक विलयन, जब नमक को हम पानी में घोलते हैं तो हर जगह से वो एक जैसा दिखाई देता है, टेस्ट भी उसका हर जगह से एक सा होगा,
तो ये आपका समांगी प्रकृति का विलयन होगा। इसी तरह कोलाइडी विलयन में देखते हैं तो दिखने में तो आपको ये समांगी ही लगेगा, लेकिन जब इसकी माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच की जाएगी तो ये थोड़ा अलग अलग तरह का दिखाई देगा, अलग अलग जगह से, इसलिए ये विषमांगी है। हम कह सकते हैं ये वन फेज सिस्टम है, एक परावस्था सिस्टम, और ये टू फेज सिस्टम है, टू फेज सिस्टम, दैट इज इसमें दो प्रावस्थाएं होंगी। इसी प्रकार निलंबन ये भी हमारा विषमांगी प्रकृति का होता है। जब मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, तो ये अलग ही दिखाई देगा, बिल्कुल विषमांगी प्रकृति का। ऐसे साफ साफ नजर आएगा कि ये विषमांगी प्रकृति का है। रूप देखते हैं इनका, ये एक तरह से बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देगा, ये हल्का धुंधला दिखाई देता है, और ये अपारदर्शी दिखाई देगा। इसके बाद दृश्यता, इनके विलय के कणों को विलय के जो कण होते हैं नग्न आंखों या सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देखे जा सकते, जबकि कोलाइडी विलयन के अति सूक्ष्म दर्शी की सहायता से भी नहीं देखे जा सकते। लेकिन कण तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब हम किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को भेजते हैं, पास आउट कराते हैं, तो उससे जो प्रकीर्णित प्रकाश होगा, इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, उस प्रकीर्णन के कारण जो प्रकाश हमें दिखाई देगा उसे ही बोलते हैं यहाँ पे अति सूक्ष्म दर्शी की सहायता से प्रकाश बिंदु के रूप में देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोलाइडी कणों को देखना संभव नहीं होता। निलंबन में साफ साफ मिट्टी कण आपको अलग ही दिखाई देंगे जो नीचे में बैठे होंगे, तो निलंबन के अंदर नग्न आंखों से ही विलय के कणों को देखा जा सकता है। उसके बाद अनुभार, जिन पदार्थों का अणुभार कम होता है, जैसे कि नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज, और ये क्रिस्टलाइन प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय, तो ये हमारे पास में कम अणुभार वाले वास्तविक विलयन बनाते हैं। जबकि कोलाइडी विलयन किसका होता है, मेनली आपका प्रोटीन, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि, ये एक प्रकार के बहुलक है, और बहुलकों का जो अणुभार होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन में जो पदार्थ होंगे उनका अणुभार अधिक होगा। इसी तरह मिट्टी, जो आपके एक प्रकार के सिलिकेट होते हैं, उनका अणुभार भी अत्यधिक होता है। इसके बाद इनका परासरण दाब, परासरण दाब जो है एक आपका अनुसंख्या गुण है, और सभी अनुसंख्या गुण विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, यदि अणुभार ज्यादा है तो ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो हमने देखा कि वास्तविक विलयन में पदार्थों का जो अणुभार है वो कम है, इसलिए इन वाले विलयनों का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। उसके बाद इन वालों का अणुभार अधिक है, इसलिए इनका परासरण दाब कम होता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि स्टार्च, गोंद, प्रोटीन, इनके जब अणुभार ज्ञात करते हैं तो वे अनुसंख्या गुण अर्थात परासरण दाब से ही ज्ञात किए जाते हैं। उसके बाद चर्म पत्र से विसरण, वास्तविक विलयनों का चर्म पत्र से आसानी से शीघ्रता से विसरण होता है, जबकि कोलाइडी विलयनों का धीरे धीरे या नहीं भी हो सकता, और निलंबन का विसरण नहीं होता। इसके बाद टिंडल प्रभाव, ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, केवल इस टाइम पर हम ये देख रहे हैं कि कौन दर्शाता है कौन नहीं दर्शाता। ये नहीं दर्शाते वास्तविक विलयन, ये कोलाइडी कण का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, जबकि निलंबन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। उसके बाद स्कंदन, स्कंदन क्या चीज है हमारे पास में कि विलय के कणों का आपस में जुड़कर नीचे बैठ जाना बड़े होकर के, उसे स्कंदन बोलते हैं। तो वास्तविक विलयन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका स्कंदन आसानी से नहीं होता, जबकि कोलाइडी विलयनों का स्कंदन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाकर, ठीक। और जो निलंबन है उसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर बाद उसका स्वयं स्कंदन हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रहेगा। उसके बाद गुरुत्वीय बल का प्रभाव, यदि ये नमक का जलीय विलयन रखा रहे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोलाइडी विलयनों पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन निलंबन में मिट्टी
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाएगी, जल ऊपर रहेगा। तो हम कह सकते हैं निलंबन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या बनेगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है जिसमें दो परावस्थाएं हैं। उनमें से एक परावस्था का नाम है परिक्षिप्त परावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा है हमारे पास में परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा कोलाइडी विलयन बनता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो परिक्षिप्त परावस्था है वो सोल्यूट है, अर्थात विलेय पदार्थ की परावस्था, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो विलायक की परावस्था है, दैट इज विलायक। तो विलेय परिक्षिप्त परावस्था और विलायक परिक्षेपण माध्यम। यदि हम स्टार्च को पानी में घोलते हैं तो स्टार्च के जो कण होंगे वे परिक्षिप्त परावस्था का कार्य करेंगे और जो जल होगा वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आता है कोलाइडी विलयन वो विषमांगी तंत्र होते हैं जिनमें किसी पदार्थ के कण परिक्षिप्त परावस्था के रूप में किसी परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। इसे ही हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण ये अलग अलग आधार पर है। सबसे पहले हम लेते हैं परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर। परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पे परिक्षिप्त परावस्था, सेकंड परिक्षेपण माध्यम, और यहाँ पे निकाय का नाम कि इस कोलाइडी विलयन को क्या नाम देंगे, और यहाँ पे इनके उदाहरण। इसमें आप इस तरह कर लेंगे ठोस, द्रव, गैस, या इसमें सबसे पहले ठोस ठोस, उसके बाद द्रव द्रव द्रव, और गैस गैस और गैस। ये परिक्षिप्त परावस्था की वो होगी आपकी स्टेट। और परिक्षेपण माध्यम में लिखेंगे आप ठोस, द्रव, गैस। इसी तरह फिर रिपीट करेंगे ठोस, द्रव, गैस, और तीसरी बार ठोस, द्रव, गैस। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं ठोस का ठोस में विलयन। तो इस निकाय का नाम होता है ठोस सोल।
सोल एक प्रकार का कोलाइड नहीं शो करेगा, लेकिन इसकी प्रावस्थाएं यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। उदाहरण है इसका मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो ठोस का ठोस में विषमांगी विलयन कहलाता है ठोस सोल, और उदाहरण है इसका मिश्र धातु। उसके बाद ठोस को किस में डिजोल्व करेंगे? द्रव में। तो ठोस जब द्रव में घुलेगा तो उसका जो निकाय का नाम होगा वो केवल सोल कहलाएगा। जैसे कि स्टार्च कोमा गोंद का जलीय विलयन, इसे केवल सोल से जानते हैं। उसके बाद है आपका ठोस गैस। जहाँ जहाँ पर भी आपका एक गैस आएगा परिक्षेपण माध्यम के रूप में, उसे एरोसोल कहेंगे, एरोसोल। तो ठोस गैस में घुलेगा तो इसका नाम होगा ठोस एरोसोल, और यदि द्रव गैस में घुलेगा तो उसका नाम होगा द्रव एरोसोल। ठोस और ये द्रव के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठोस गैस में डिजोल्व, जो धुआं होता है उसमें कार्बन के पार्टिकल ठोस होते हैं और वायु में वे परिक्षेपण माध्यम में डिजोल्व होते हैं। धुआं कोमा धूल, धूल में मिट्टी के कण वायु में घुले होते हैं। तो ये है आपका ठोस का गैस में विषमांगी तंत्र। द्रव ठोस के अंदर, इसे जेल बोलते हैं। जैसे कि पनीर, पनीर में क्या होगा कि द्रव होता है ठोस के अंदर, जेल एग्जाम्पल पनीर। मक्खन ये भी हो सकता है इसमें, टूथपेस्ट। द्रव द्रव के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रव का द्रव में बना विलयन विषमांगी, इसका नाम होता है पायस, इमल्सन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है इसका दूध कोमा तेल में जल या जल में तेल। शैम्पू, नेल पॉलिश, ये सभी इसी प्रकार के कोलाइडी विलयन है, पायस प्रकार के, द्रव में द्रव का सिस्टम। उसके बाद गैस ठोस में, तो गैस जब ठोस में घुलती है हमारे पास में, और दूसरा है फिर गैस ही किस में? द्रव में। तो इस वाले को तो बोलते हैं ठोस फेन, झाग एक प्रकार का, और ये है आपका गैस का द्रव में, इसे केवल फेन या केवल झाग भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल गैस ठोस में, दैट इज रबर। एक एग्जाम्पल इसका रह गया द्रव का गैस में, द्रव एरोसोल, जैसे कि बादल कोमा कोहरा, इसमें जल की बूंदें वायु में घुली होती है। ठोस फेन का एग्जाम्पल रबड़, फोम आदि। इसी तरह से गैस द्रव में घुलेगी, उसे बोलेंगे फेन या झाग। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसे हिलाते हैं तो झाग ऊपर आते हैं, तो वे झाग जो है उसके अंदर क्या है? गैस घुली है द्रव के अंदर। इसी तरह साबुन के झाग है, वे भी क्या है हमारे पास में? फेन या झाग, अर्थात गैस किस में घुली हुई है? द्रव के अंदर। तो सोडा वाटर की बोतल भी कह सकते हैं, सोडा वाटर की बोतल के झाग। और जब देखते हैं लास्ट गैस का गैस में, ये आपने पढ़ा होगा कि गैस और गैस आपस में मिलकर हमेशा एक समांगी मिश्रण बनाती है, ये कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं बनाती। जबकि हमारी क्या शर्त है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वे विषमांगी प्रकृति के होंगे। इसलिए गैस और गैस का बना विलयन जो होता है हमारे पास में वो समांगी प्रकृति का होता है, अर्थात इसे हम कोलाइडी विलयन नहीं मानते। तो इसके आधार पर कोलाइडी विलयन हमारे 8 प्रकार के होते हैं। जो 9वां प्रकार है वो समांगी हुआ, इसलिए इसे कोलाइडी विलयन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। एक एग्जाम्पल हमारे पास में केवल परिक्षेपण माध्यम क्या है तो उसका नाम क्या होगा कोलाइडी तंत्र का। यदि हमारे पास में
किसी के अंदर H2O यानी कि जल परिक्षेपण माध्यम का वर्क करता है, तो जो उससे बना कोलाइडी तंत्र होगा उसे बोलते हैं हाइड्रोसोल। नंबर 2, यदि बेंजीन में बना हुआ है तो उसे बोलते हैं बेंजोसोल। सोल आपका ये कोलाइडी विलयन को प्रदर्शित कर रहा है। नंबर 3, अगर एल्कोहल में बना हुआ सॉल्यूशन है तो उसे बोलते हैं एल्कोसोल। ये हमारे पास में कुछ स्पेशल है कि H2O, बेंजीन और एल्कोहल, एल्कोसोल, बेंजोसोल और हाइड्रोसोल। दूसरा वर्गीकरण हमारे पास में कि परीक्षित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच क्या अनोन्य क्रिया होती है। तो नंबर 2 हमारे पास में इनकी अनोन्य क्रिया के आधार पर है, और उसमें सबसे नंबर पहला है द्रव स्नेही कोलाइड, और बी है हमारे पास में द्रव विरोधी कोलाइड। इसे बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड, और ये होता है हमारे पास में लायोफोबिक कोलाइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव स्नेही कोलाइड की। द्रव और स्नेह, इसका मतलब ये है, ये ऐसे पदार्थ है जो अपने परिक्षेपण माध्यम से यानी इस द्रव से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपने परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही बहुत तेजी के साथ कोलाइडी विलयन बना लेंगे, उन्हें बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। तो हम कह सकते हैं इस वाले कोलाइड में परिक्षिप परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच परबल आकर्षण बल होते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, ये इसी प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड है। इनके जो गुण होंगे हमारे पास में, नंबर 1, पहला गुण यही है हमारे पास कि परिक्षिप परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत प्रबल आकर्षण बल होगा। नंबर 2, यदि इनके कोलाइडी विलयन में से विलायक को अर्थात परिक्षेपण माध्यम को वाष्पित करके समाप्त कर दिया जाए, जैसे गोंद है तो गोंद घुला हुआ है हमारे पास में जल के अंदर, यदि इसमें से पानी को हटा दिया जाए वाष्पित करके तो जो पदार्थ बचेगा सूखा हुआ, यदि उसमें फिर दोबारा पुनः पानी मिलाया जाए अर्थात परिक्षेपण माध्यम से दोबारा दिया जाए तो उसका कोलाइडी विलयन पुनः बन जाता है। अर्थात ये क्रिया आपकी फॉरवर्ड और वापस फिर बैकवर्ड दोनों साइड चलती है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, उत्क्रमणीय कोलाइड। नंबर 3, यदि द्रव हम फिक्स कर दें कि ये द्रव जल है तो हम इसका नाम रखेंगे फिर जल स्नेही कोलाइड। तो हम कह सकते हैं द्रव स्नेही कोलाइड का परिक्षेपण माध्यम जल होने पर उन्हें जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसी प्रकार द्रव विरोधी कोलाइड देख लेते हैं। द्रव और ये है आपका विरोधी, अर्थात इसमें परिक्षिप परावस्था परिक्षेपण माध्यम से क्या करती है, विरोध करती है, उसके पास जाना नहीं चाहती। इसलिए इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं, तब जाकर इनका कोलाइडी विलयन बनता है। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे Au गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट पानी में घुलने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे, इन्हें एक स्पेशल मेथड के द्वारा बनाया जाएगा। तो इनके जो गुण होंगे, तो गुण हमारे पास में नंबर 1 हुआ इसका कि इनका परिक्षिप परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल बहुत ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। नंबर 2, यदि इनके कोलाइडी विलयन में से परिक्षेपण माध्यम को वाष्पित करके समाप्त कर दिया जाए तो बचे हुए पदार्थ में वापस परिक्षेपण माध्यम डालने पर कोलाइडी सॉल्यूशन दोबारा पुनः नहीं बनता।
इसलिए ये क्रिया हमारे पास केवल एक साइड चलती है, अतः हम इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहेंगे। जो वे वाले थे हमारे पास वे उत्क्रमणीय कोलाइड थे और ये हमारे पास में अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाएंगे। और तीसरा जो हमारे पास में गुण है वो इसी का तरह है कि यदि द्रव के स्थान पर हम जल फिक्स कर दे कि इनका जो परिक्षेपण माध्यम है वो हमारे पास में जल हो, तो हम कह सकते हैं इनका नाम फिर क्या होगा, जल विरोधी कोलाइड। तीसरा वर्गीकरण, तीसरे वर्गीकरण में 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन बताए गए हैं। नंबर 1 बहुआण्विक कोलाइड, नंबर 2 वृहद आणविक कोलाइड और नंबर 3 संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं बहुआण्विक कोलाइड। तो बहु मीन्स होता है बहुत सारे, अर्थात ये ऐसा कोलाइडी विलयन होगा जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु या अणु एक बड़ी संख्या में मिलकर, हजारों की संख्या में मिलकर कोलाइडी कण बनाएंगे, अर्थात परमाणु या अणु समूह के रूप में मिलकर के कोलाइडी कण बनाएंगे। एग्जाम्पल सल्फर S8, ये हजारों की संख्या में अणु जुड़ करके कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पास में बहुआण्विक कोलाइड का एक उदाहरण है सल्फर सोल। इसी प्रकार गोल्ड के परमाणु Au के परमाणु हजारों की संख्या में मिलकर कोलाइडी कण बनाते हैं समूह के रूप में। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। उसके बाद वृहद आणविक कोलाइड, तो नाम से लग रहा पता है वृहद अणु या वृहद आणविक कोलाइड। तो वृहद अणु कैसे होते हैं हमारे पास में, बड़े अणु। इन वाले अणुओं को ना तो टूटना पड़ेगा और ना ही बहुत सारे अणुओं को जुड़ना पड़ेगा। ये पहले से ही किसके आकार के हैं, कोलाइडी कणों के आकार के। तो यदि हम इन पदार्थों को डायरेक्ट परिक्षेपण माध्यम में डिसोल्व करते हैं तो ये कोलाइडी कण के आकार के ही कण बनाते हैं। इसका जो उदाहरण है हमारे पास वो है स्टार्च, गोंद, प्रोटीन। अब ये देखने में आया कि ये सभी पदार्थ कैसे हैं, ये बहुलक है। बहुलक मीन्स एक चेन के रूप में इसके अंदर एक पॉलीमर चेन प्रेजेंट है। तो इनके जो अणु होते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे पास में, वृहद अणु। तो इनका नाम हुआ आपका वृहद आणविक कोलाइड। इसके बाद जो सबसे नंबर 3 है आपका ये संगुणित कोलाइड और सहचारी कोलाइड। इनमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है संगुणित कोलाइड। नाम से लग रहा पता है संगुणित, अर्थात कुछ आयनों का यहाँ पर संगुणन होकर, अर्थात बहुत सारे आयन मिलकर एक पुंज के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे, अर्थात संगुणित होंगे। तब जाकर के कोलाइडी कण के आकार के कण हमें प्राप्त होंगे और तब जाकर हम इसे कहेंगे कोलाइड, संगुणित कोलाइड। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। C17H35COO, इसका नाम है केमिकल सोडियम स्टीरेट या क्या बोलते हैं साधारण रूप में से साबुन। जब इसे एक्वस में घोलते हैं तो इसकी एक निश्चित सांद्रता रखनी पड़ेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम थोड़ी मात्रा में साबुन को घोलते हैं तो ये आयनों में विभाजित होगा C17H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इस तरह यह एक सिंपल परबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि साबुन की जल के अंदर सांद्रता कम है तो एक साधारण बिल्कुल वो परबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। लेकिन जब साबुन को और पानी में घोलेंगे, अर्थात इतनी घोल देंगे जब उसकी सांद्रता 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगी एक निश्चित ताप पर। ये निश्चित ताप इस समय हम साधारण ताप मानते हैं इस वाले केस में, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब साबुन की सांद्रता 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगी,
तब ये साबुन परबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य न करके एक कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करेगी। तो हम ये कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का जलीय विलयन एक निश्चित सांद्रता से नीचे परबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, लेकिन उसी सांद्रता से ऊपर वह कोलाइड की तरह कार्य करता है। तो इन ताप को और इस सांद्रता को एक नाम दिया गया है। इस सांद्रता को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, अर्थात हिंदी में क्रांतिक मिसेल सांद्रता। और जो टेम्परेचर है निश्चित, उसे बोलते हैं क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं क्राफ्ट ताप पर यदि सांद्रता क्रांतिक मिसेल सांद्रता से नीचे है तो वो परबल वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, और यदि उसकी सांद्रता इस सांद्रता से ऊपर है तो वो कोलाइड की तरह कार्य करेगा। अब देख लेते हैं कि हमने कहा था कि ये संगुणित होते हैं। तो ये आपका ऋण आयन है C17H35 COO नेगेटिव, इसके अंदर आपके दो प्रकार की पार्ट है, एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय। ये वाला जो हिस्सा है इसका वो अध्रुवीय भाग है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन है 17 कार्बन की, और जो ये वाला भाग है हमारे पास COO नेगेटिव, ये एक ध्रुवीय भाग है। ध्रुवीय भाग जो होते हैं वे जल स्नेही ही होते हैं, अर्थात जल में बड़ी आसानी से घुल जाएंगे। कितनी मिनट